हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास के इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, जो कि है हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हमने इससे पहले की कुछ जो टॉपिक्स कवर किए हैं उसमें हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था कि इकोनॉमी की कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं और वो कैसे वर्क करती है। उसमें हमने 3 एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी का क्या काम होता है एंड सेकेंडरी क्या वर्क करती है। प्राइमरी में हमने ये स्टडी किया था कि जहाँ से भी हमें रॉ मटेरियल मिलता है, कहीं से बेस प्रोवाइड होता है, लाइक एग्रीकल्चर से हमें वीट प्रोवाइड हो रहा है, राइस प्रोवाइड हो रहा है, वो हमारा क्या होता है प्राइमरी सेक्टर। माइनिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, डेयरी फार्मिंग हो गई, फिशिंग हो गई, ये सारे के सारे जो भी है ना, ये हमारे प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं। ये सारे हमें बेस प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी से जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना, हम उनका डायरेक्ट यूज करते हैं, और जिनका हम डायरेक्ट यूज करते हैं वो क्या होते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर। बट हम जब उन प्रोडक्ट्स को लेकर किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू और एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना देते हैं, तो वो हमारा मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज में आता है या फिर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर्स में क्या होता है, लाइक जैसे वीट है, अब वीट को हमने मैन्युफैक्चर करके बिस्किट बना दिया, अब वो बिस्किट में कन्वर्ट हो गया, एक वैल्यूएबल थिंग्स बन गई, तो वो क्या हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो गया। अब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों जो इंटरडिपेंडेंट है वो है टर्शरी सेक्टर। अब देखो प्राइमरी सेक्टर से जो वीट है, अब वो खुद उड़कर तो जाएगा नहीं इंडस्ट्रीज के पास में, उसको ले जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो जो ट्रांसपोर्ट एक जगह से मटेरियल को दूसरी जगह ट्रांसफर करता है वो है हमारा टर्शरी सेक्टर। और हमने इसमें स्टडी किया था कि किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है उसको काउंट कैसे करना है, तो हमने उसमें ये समझा था कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसकी लास्ट वैल्यू को काउंट करते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है एंड टर्शरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसकी लास्ट वैल्यू क्या है, हम उसको काउंट करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसके हम लास्ट वैल्यू को काउंट करते हैं। एंड टर्शरी सेक्टर की जो लास्ट वैल्यू होती है, टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर की जो लास्ट वैल्यू होती है, हम उसको काउंट करते हैं। इनको काउंट करने के बाद में ही हमें ये पता चलता है जो फाइनल गुड्स है उनका जो प्राइस है वो क्या है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, जो टॉपिक है हमारा उसको कवर करते हैं। देखिए इसमें क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन इंडिया। हम इसमें इन तीनों सेक्टर की जो जीडीपी होती है, इससे लास्ट वाला जो टॉपिक हमने कवर किया था उसमें हमने जीडीपी के बारे में भी पढ़ा था कि जीडीपी क्या होती है। किसी भी कंट्री का जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो लास्ट वैल्यू होती है उनको काउंट करने के बाद हमारी जीडीपी निकलती है। तो यहाँ पर हमें जीडीपी स्टडी कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। जो तीनों सेक्टर होते हैं ना, इन तीनों सेक्टर को अलग अलग जो इनके प्रोडक्ट होते हैं उनकी लास्ट वैल्यू को हम जब ऐड करते हैं, काउंट करते हैं, तो वो हमारा जीडीपी होता है, जो पूरे साल का जो प्रोडक्शन होता है उसको लेकर निकाला जाता है। अब देखिए इसमें क्या दिखा रखा है, तीनों सेक्टर की इसमें जीडीपी दिखा रखी है। ये जो है आपका ब्लू, ये है आपका प्राइमरी सेक्टर, ओके। रेड जो है ये सेकेंडरी सेक्टर है, और जो ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये हमारा टर्शरी सेक्टर है। तो इसमें देखो दो डेटा दे रखे हैं, एक है 1973 से 74 के बीच का, एक है 2013 से 2014। देखिए जो डेटा है वो थोड़ा डिफरेंट वेरी करेगा, हर बुक का अलग होगा, बट आप इसमें ये देखना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो जो 1973 का डेटा है और 74 का डेटा है, इसमें जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसका जो प्रोडक्शन होता है उसकी जो जीडीपी थी वो 5 लाख से कम की जीडीपी थी। बट वहीं अगर हम देखें अपनी 13 to 14 के बीच की जो जीडीपी थी प्राइमरी सेक्टर थी, वो इंक्रीज हो गई थी, 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी थी, ओके। अब हम वो अगर इसका इंडस्ट्री सेक्टर देखें या सेकेंडरी सेक्टर देखें, पहले वो भी कम था, अब उसकी जीडीपी भी बढ़ गई थी। और सेम ऐसे ही हमारा जो ये टर्शरी सेक्टर है इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा था। और देखिए यहाँ पर बहुत ही लिटिल अमाउंट में है, जो उसके बाद में जब इसकी जो जीडीपी बढ़ी है 13 to 14 के टाइम में, उसकी जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बट इन तीनों देखें, इनको अगर तीनों को हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो जीडीपी बढ़ी है वो है आपकी प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी की भी कम है, और टर्शरी की सेकेंडरी की सबसे कम है, टर्शरी की प्राइमरी से थोड़ी सी कम है। बट वही जीडीपी अगर हम देखें
तो सबसे ज्यादा जो जीडीपी हमें जिस सेक्टर से मिलती है वो है हमारा टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर भी इंक्रीज हुआ है, सेकेंडरी भी इंक्रीज हुआ है, बट सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है वो है हमारा टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी के कंपैरिजन में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारा, सेकेंडरी सेक्टर है, उसकी भी जीडीपी इंक्रीज हुई है, बट पहले प्राइमरी की सबसे ज्यादा थी, अब प्राइमरी की कम हो गई है। तो इसका रीजन क्या है? जो टर्सरी सेक्टर है वो इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे हो गया, उसकी जो जीडीपी है वो इतनी इंक्रीज कैसे हो गई? इस पूरे टॉपिक में हम इसी चीज को समझने वाले हैं कि क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से जो टर्सरी सेक्टर की जीडीपी थी वो इतनी इंक्रीज हो गई। रीजन बिहाइंड द राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। तो ऐसी क्या चीजें हुई कि जिसके चलते हमारा टर्सरी सेक्टर था वो इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, उसका जो प्रोडक्शन है वो इतना ज्यादा राइज हुआ है। चलिए, why is the sector becoming so important in the India? ये इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? There could be several reasons. इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कौन कौन से रीजन है। Some service are basic service. कुछ सर्विस ऐसी हैं जो बहुत ही बेसिक सर्विस है, जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज etc. In a developing country, the government has to take responsibility for the provision of these services. तो ये जितनी भी चीजें हमें पढ़ेंगे हमारी बहुत ही बेसिक सर्विस है, और उसकी सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर होती है कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री में ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कंट्री को डेवलपिंग की तरफ लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी कंट्री है वो और ज्यादा डेवलप होती है। तो ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट के ऊपर होती है, ये सारे के सारे जो प्रोविजन है। एंड इसका सेकंड पॉइंट है द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। अब यहाँ पे डेवलपमेंट, जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो गया, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो गया, ये सारे के सारे लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस है। ये इन सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन है किसके साथ में? टर्सरी सेक्टर के साथ में। देखिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये दोनों ही कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और स्टोरेज से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में आपको कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के ऊपर दोनों के इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी तक कोई भी सामान ले जाने के लिए, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री तक शुगर है, शुगर केन है, लाइक शुगर केन से आपको मिल तक पहुंचाना है, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट का। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल टर्सरी सेक्टर प्ले करता है, जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है, as income levels rise, certain section of the people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, etc. You can see the change quite sharply in cities, especially big cities. अब देखिए, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट बढ़ रहा है, लोगों को जॉब मिल रही है। देखिए, पहले के टाइम में क्या था, लोग ज्यादातर किस में इन्वॉल्व रहते थे? लोग ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है। वर्किंग लोग सारे के सारे एग्रीकल्चर में होते थे, बट अब क्या है, वो मूव ऑन हो गया, वो मूव हो गए किस, कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले गए, कुछ टर्सरी या फिर सर्विस सेक्टर की तरफ चले गए। जिससे पहले लोगों को जो जॉब्स मिलती थी ना वो कम मिलती थी, बट आज के टाइम में लोगों के पास में जॉब ज्यादा है। जॉब ज्यादा है तो उनकी अर्निंग अच्छी है, इनकम अच्छी है, इनकम अच्छी है तो साथ साथ में जीडीपी भी अच्छी है और कंट्री का डेवलपमेंट भी हो रहा है। इनकम अच्छी है तो लोग उसको खर्च भी कर रहे हैं। आज के टाइम में ज्यादातर जो लोगों की डिमांड है, पीपल स्टार्ट डिमांडिंग, क्या डिमांड है उनकी? ज्यादातर उनकी जो डिमांड है ईटिंग आउट। मतलब आज के टाइम में लोग वीकली, कम से कम वीक में 2 या 3 टाइम्स वो बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ईटिंग आउट। अब वो बाहर का खाना क्यों खा रहे? क्योंकि पैसा है। जब पैसा नहीं होता था लोगों के पास में तो जो घर में होता था वो लोग वही खाते थे, बट आज के टाइम में उनके पास अर्निंग अच्छी है, इनकम है, मनी है, जिसकी वजह से वो बाहर खाना पसंद करते हैं। टूरिज्म, क्या लोग आज के टाइम में जितना घूमने जाते हैं, गर्मी बढ़ गई, चलो शिमला चलो, मनाली चलो, बहुत सारी, गोवा चलो, इतनी सारी जगह पर वो एज अ टूरिज्म घूमने के लिए जाते। क्या पहले भी लोग इसी टाइप से जाते थे? नहीं जाते। सारी चीजें किस पे डिपेंड है? इनकम के ऊपर डिपेंड है। इनकम का जो लेवल है वो राइज हुआ है। शॉपिंग, पहले लोग इतनी शॉपिंग नहीं करते थे, बट आज के टाइम में करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन गए हैं, लोगों को लाइन में ना लगना पड़े, इसलिए वो गवर्नमेंट में नहीं जाते, किधर जाते हैं?
प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन हो गए, जो प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर भी आप बोल सकते हो। यू कैन सी द चेंज, आप इस सारे चेंज को अपनी आंखों से फेस कर रहे हो, उसको देख रहे हो, और ऐसा ज्यादातर सिटीज में होता है, और सबसे ज्यादा जो बिग सिटीज होती है उनमें होता है। Over the past decade or so, certain new services such as those based on information and communication technology have become important and the essential. The production of this service has been rising rapidly. अब देखिए कुछ चीज ऐसी आ गई है जिनके बिना मे बी आज के टाइम की जो लाइफ है वो सरवाइव ही ना कर पाए। पहले नेट नहीं था, इंटरनेट नहीं था, क्या लोगों की लाइफ में कोई फर्क पड़ रहा था? कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बट आज के टाइम में सोच लो, पूरे मंथ में 10 दिन के लिए नेट ऑफ हो जाए, किसी का भी ना चले, लोगों की हालत खराब हो जाएगी। कितने सारे ऐसे काम है जो रुक जाएंगे। इसलिए जो आज की कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल हो गई है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे टर्सरी का ही पार्ट है, क्योंकि ये हमें सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो हमें सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं वो हमारे किसका पार्ट है, बता दीजिए जल्दी। टर्सरी सेक्टर का पार्ट है वो हमारे, और इनका जो प्रोडक्शन है और वो बहुत ही स्पीड में रेपिडली इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, स्लो स्पीड से नहीं, हाई स्पीड से। यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल ऑफ दिस सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग इक्वली वेल। बट हाँ, एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास 3 सेक्टर्स है, वी हैव 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। बट इन तीनों सेक्टर्स में कोई भी सेक्टर इक्वली ग्रो नहीं हो रहा है, सबकी जो ग्रोइंग लेवल है वो अलग अलग है। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, और जो ये सर्विस सेक्टर है हर लोगों को हर टाइप की अलग अलग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, हर लोग को अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करता है। अब जो जिसकी स्किल जैसी है वो उसको उसी टाइप की सर्विस या फिर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। These people barely manage to earn a living and yet they perform these service because no alternative opportunity for work the available of them। अब इसमें लोग सिर्फ इस सेक्टर में इसलिए आते हैं कि जो उनकी अर्निंग है, लिविंग है, वो बहुत अच्छी हो जाए, बिकॉज अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क द अवेलेबल ऑफ देम। क्योंकि उसके इसमें क्या है, पहले एग्रीकल्चर में लोग काम करते थे, अब इसमें काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव चीज मिल गई है। एक के अलावा भी उनके पास में बहुत सारे, बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी, उनके पास उसके अलावा कोई और अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस, और इसका ये जो पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा पार्ट? टर्सरी सेक्टर। लोगों को जॉब मिल रही है, उनकी लाइफ सुधर रही है, उतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, इजिली इस सेक्टर में जॉब मिल जाती है। आप स्किल हो तो भी जॉब मिल जाएगी, आप स्किल्ड नहीं हो तब भी आपको इस सेक्टर में जॉब मिल जाएगी। ओके, तो हम नेक्स्ट है हमारा, वेयर आर यू फ्रॉम पीपल एम्प्लॉयड। वेयर आर यू फ्रॉम पीपल एम्प्लॉयड, अब लोगों को कहाँ से जॉब मिल रही है और कैसे मिल रही है, तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास 2 मैप दिए हुए हैं। सेकंड है ग्राफ 2, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, किसका कितना शेयर है जीडीपी में, और शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट में किसका कितना शेयर है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है 1973 और 2013 टू 2014, ये 1778, 2017 एंड 18। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं। देखिए पहले 73 से 74 की अगर बात करें तो 40% प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, और ये मान लो आप 12% जो था ये किसका था, ये था आपका सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में। और उसके बाद बचा आपका ये, इसका 50 के अराउंड मान सकते हो, 50 या 50 से थोड़ा सा कम है, 45 मान लो, इसका कंट्रीब्यूशन 45 था। अब मेरे को ये बताइए आप, इनमें तीनों में सबसे ज्यादा किसका है, इसका है 40, 12, 45। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो था आपके टर्सरी सेक्टर का 73 से 74, बट 13 टू 14 में प्राइमरी भी कम हो गया, सेकेंडरी भी कम हो गया, एंड सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपका टर्सरी सेक्टर का। ये है आपका 75 के अराउंड। सबसे ज्यादा किसका है यहाँ पर,
टर्सरी सेक्टर का। अब देखिए सबसे ज्यादा जो जीडीपी मिल रही है वो हमें टर्सरी सेक्टर से मिल रही है। अब हम ये देखते हैं कि क्या जिस हिसाब से लोगों के पास में उस हिसाब से जॉब है जिसके अकॉर्डिंग वो जीडीपी पे कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो टर्सरी सेक्टर जीडीपी पे कर रहा है। अब टर्सरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन है उसकी जो जीडीपी है क्या उसके अकॉर्डिंग टर्सरी सेक्टर में लोगों के पास जॉब है? तो चलिए देखते हैं 77 से 78 में जो वर्किंग थे लोग सबसे ज्यादा किसमें थे? 71% प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी में ओनली 11% थे और टर्सरी में 18%। मतलब जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस सेक्टर में ज्यादा थी? हमारे प्राइमरी सेक्टर में। अब क्या हम 1270-80 में आपका टाइम क्या उसमें भी सेम थी? तो देखते हैं। अब ये जो उसका प्राइमरी सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज थी वो 44 है। मींस इसके कंपैरिजन में इसमें जो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी वो डाउन हुई है। लोगों ने प्राइमरी सेक्टर को छोड़ा है बट ओवरऑल देखें तो उतना भी कम नहीं हुआ है, उतना भी कम नहीं हुआ है। ठीक है, इनमें अगर तीनों को ऐड करें तो हमारा अभी भी लोग ज्यादा वर्किंग किसमें है? प्राइमरी सेक्टर्स में ही वर्किंग है। और उसके बाद पहले 11 था अब 25 है। मींस ये भी सेक्टर इंक्रीज हुआ है, सिर्फ डाउन हुआ है प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी इंक्रीज हुआ है और आपका सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज हुआ है। टर्सरी पहले 18 था अब 31 है, सेकेंडरी 11 था अब 25 है। ओवरऑल तो टर्सरी और सेकेंडरी दोनों ही इंक्रीज हुए हैं और प्राइमरी सेक्टर डिक्रीज हुआ है। अगर हम इसमें अगर देखें तो टोटल हमारे 45% जो लोग हैं वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर्स में वर्किंग है। एक में 25, एक में 31 और एक में 44%। अगर टोटल एवरेज देखें तो प्राइमरी सेक्टर बेशक कम हुआ है, इसके कंपैरिजन में कम हुआ है, बट वो अपने केस में तो अभी भी उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो ज्यादा है, टर्सरी और प्राइमरी के अकॉर्डिंग ज्यादा है। अगर हम इसके जीडीपी देखें तो जीडीपी तो ये ज्यादा पे कर रहा है टर्सरी सेक्टर, बट उसको तो सिर्फ 31% लोग हैं एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर क्या केस है? मतलब क्या लोग कम वर्किंग है, लेकिन वहां तो अगर लोग कम वर्किंग है तो जीडीपी इतनी कैसी आ रही है? क्योंकि लोग वर्किंग ज्यादा तो प्राइमरी सेक्टर में है, तो जीडीपी टर्सरी की कैसे ज्यादा है? क्योंकि जीडीपी तो तभी निकलेगी ना, लोगों का जो प्रोडक्शन होगा उसकी जो लास्ट वैल्यू को हम काउंट करेंगे वो जीडीपी होती है। अब जीडीपी के कंपैरिजन में देखें तो टर्सरी सेक्टर की ज्यादा है और वर्किंग लोग प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है। तो ये किस टाइप से होता है, इसके क्या रीजन है ऐसा होने के, ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए मैं इसका भी एक आपको अलग क्वेश्चन बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो गया। इसके लिए हम ये रीड करेंगे, ठीक है। The primary sector continues to be the largest employer even now। देखिए पहले भी एम्प्लॉयर के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? प्राइमरी सेक्टर में। कंटिन्यू बना हुआ है वो तब से लेके आज तक। आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो लोग किस सेक्टर में ज्यादा वर्किंग है? प्राइमरी सेक्टर में। It is because not enough job were created in the secondary and tertiary sectors। और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जितनी जॉब लोगों को चाहिए इनफ जॉब क्रिएट नहीं हो पा रही है सेकेंडरी में और टर्सरी सेक्टर में। इवन तो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप मोर देन 9 टाइम्स। इसको होल्ड कर दो थोड़ी देर के लिए, जब तो मैं आपको एक लिटिल बिट पॉइंट बताती हूँ कि प्राइमरी सेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है। देखिए टर्सरी सेक्टर में क्या है, आपका जो जीडीपी है वो इंक्रीज है, प्रोडक्शन इंक्रीज है, बट प्राइमरी में लोग एम्प्लॉयड ज्यादा है। इसका रीजन ये है कि प्राइमरी में लोग जॉब तो ज्यादा कर रहे हैं, वर्किंग तो है लोग, जॉब मीन्स वर्किंग तो है उसमें, बट जो लोग काम कर रहे हैं ना प्राइमरी सेक्टर में उनकी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब आपको दिख रहे हैं वो काम करते हुए बट एक्चुअल में वो वर्किंग नहीं है। तो हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसे काम कर रही है जिनकी उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं मिलती। अब आप सोचोगे मैम जब पेमेंट नहीं मिलती तो वो लोग काम क्यों कर रहे हैं? इसके लिए आगे चलो मैं भी आपको बताऊंगी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और लोगों को उसमें जॉब मतलब काम तो है बट फिर भी अर्निंग उनकी क्यों नहीं है, उससे आपको ये वाला पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल मतलब सेकेंडरी सेक्टर आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय मोर देन 9 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप टू अराउंड 3 टाइम्स thus some applies to the tertiary sector as well। अब यहाँ पर देखिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना उसके जो जीडीपी वाला पोर्शन है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, वही उसमें एम्प्लॉयमेंट सिर्फ
3 टाइम्स इंक्रीज हुई है, जीडीपी 9 टाइम्स इंक्रीज हुई और एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3 टाइम्स। जीडीपी ज्यादा कैसे और अनएम्प्लॉयमेंट कम कैसे, जो अभी मैंने बताया डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, वो इसी का रीजन है। लोग वर्किंग है बट उनके अब काम दिख नहीं रहा। एज सेम अप्लाइज टू द टर्सरी सेक्टर, और टर्सरी सेक्टर का भी सेम रूल है। व्हाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाय 14 टाइम्स, प्रोडक्शन सर्विस सेक्टर में मींस टर्सरी सेक्टर में कितना इंक्रीज है, 14 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन मींस जीडीपी। एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर रोज डाउन 5 टाइम, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो सर्विस सेक्टर में ओनली 5 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, ओनली 5 टाइम, और जबकि जीडीपी 14 टाइम्स, मतलब वो बढ़ रहा है और एम्प्लॉयमेंट कम। क्या रीजन है, सब देखने को मिलेगा अभी आपको। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, मींस हाफ ऑफ द जो पॉपुलेशन है हमारी, जो लोग वर्कर्स है वो किसमें काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में, मेनली इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग और अबाउट 1/6 ऑफ द जीडीपी, मींस जो ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 पार्ट ऑफ जीडीपी। सिर्फ प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी निकल के आ रहा है वो 1/6 पार्ट निकल के आ रहा है, और बाकी सारा किसका है, सेकेंडरी का और टर्सरी सेक्टर का। द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस, इसके अलावा जो बाकी का बचा हुआ सारा प्रोडक्ट है वो कौन इंक्रीज कर रहा है, टर्सरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। वेयर एज द एम्प्लॉय लेस अबाउट हाफ ऑफ द पीपल, बट इसमें जो लोग वर्किंग है वो हाफ ऑफ द पीपल है, मींस आधे से भी कम लोग इस सेक्टर में वर्किंग है, बाकी सारे के सारे किसमें वर्किंग है, वो सारे के सारे ही प्राइमरी सेक्टर में वर्किंग है। क्यों है, इसको हम इस टॉपिक में आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस बट आर अनेबल फाइंड जॉब। देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब कोई पर्सन जॉब मांग रहा है, उसको जॉब नहीं मिलती, वो पैसा अर्न नहीं कर पाता, तो वो एक अनएम्प्लॉयड होता है। सिंपल वर्ड में अगर कहूँ तो जिसको काम नहीं मिलता, जो बेरोजगार है, वही क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। पीपल इन द प्राइमरी सेक्टर आर एम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट तो है बट साथ ही साथ वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कह रहे हो ये बहुत देर से कंफ्यूज कर रहा है बट ये समझ नहीं आ रहा क्या है, कोई नहीं यहाँ समझ आ जाएगा। तो चलिए देखिए, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन, ये एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जो छुपी हुई रहती है, हिडन रहती है, देखने पे आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसी है, बट होती है। In contrast to someone who does not have a job and is clearly visible, देखिए इसमें क्या है, someone who does not have a job and is clearly visible as a unemployed। देखिए कोई एक बंदा ऐसा है जिसके पास जॉब नहीं है, वो काम नहीं कर रहा, तो आपको सामने से देखने में क्या लग रहा है, यार इस बंदे के पास जॉब नहीं है, ये अनएम्प्लॉयड है, बट it is also called disguised unemployment। बट एक बंदा ऐसा है जो दिख रहा है कि आपको वो काम कर रहा है बट वो काम नहीं भी कर रहा, विजिबली वो वर्किंग है बट काम नहीं भी कर रहा, तो वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होगी। वो क्या होती है, चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आपके बुक में भी एक लक्ष्मी वाली स्टोरी है। अब देखिए एक लक्ष्मी है, वो अपने फार्म पे काम कर रहे हैं, उसकी फैमिली में 5 मेंबर हैं। अब वो पांचों के पांचों मेंबर अपनी फार्म पे काम कर रहे हैं तो उनका काम जल्दी फिनिश हो जाता है, बट जब उनकी क्रॉप हार्वेस्ट होके आती है तो उसकी जो फैमिली के 5 मेंबर है, तो एक दिन का जो वर्किंग आवर होता है वो 8 आवर्स होता है। 8 घंटे एक पर्सन को एटलीस्ट काम 8 घंटे तो करना चाहिए, तो उनकी जो मंथली सैलरी आती है ना, वो 5 बंदों के बराबर नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन के अकॉर्डिंग आती है। जो पैसा उन्हें मिलता है वो सिर्फ 2 लोगों के अकॉर्डिंग मिलता है, बाकी के जो 3 लोग थे उसमें काम तो भाई उन्होंने भी किया है, उनका कहाँ गया। अगर हम 8 आवर के अकॉर्डिंग जोड़े कि 8 लोग अगर इतने दिन काम करते तो उनकी सैलरी कितनी होती, तो उनके हार्वेस्टिंग से सिर्फ उन्हें इतना ही पैसा मिला है कि वो 2 लोगों की सैलरी हो पाए, बट जो 3 लोगों ने और काम किया है उनकी सैलरी कहाँ गई, उनकी सैलरी तो इसमें है ही नहीं। तो अब देखो काम तो उन्होंने किया था, अब इसका मतलब यह है कि काम तो वो 5 ने किया था, तो इसका मतलब वो 5 के 5 अनएम्प्लॉयड है। थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ा बट काम करते हुए सबको दिखे, बट जब इनकम उनकी आई तो वो बराबर नहीं आई जितनी कि उन्हें काम के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए।
तो ये होती है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। काम करते हुए आप लोगों को दिखोगे बट जो आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम नहीं मिल पाती है, तो ये है एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा उसमें लोग वर्किंग जाता है क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली काम करने आ जाती है। अब पूरी की पूरी फैमिली उसमें काम करने आ रही है और पूरी की पूरी फैमिली काम कर रही है, तो क्या उनके अकॉर्डिंग उनको इनकम मिल रही है? नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये है हमारी क्या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये थी हमारी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें जो पर्सन है वो हमें सामने से देखने पर तो वर्किंग लगे बट एक्चुअल में वो वर्किंग नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इन केस ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ दैट ईयर। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो लोगों के पास सिर्फ सीजन टू सीजन काम आता है, उसके बाद वो खाली बैठे रहते हैं। एग्रीकल्चर भी एक ऐसा ही सेक्टर है। अब मान लो कोई आइसक्रीम वाला है, अब वो आइसक्रीम वाला लोग आइसक्रीम किस मंथ में ज्यादा खाते हैं? समर के मंथ में। अब विंटर के मंथ में जो उसका काम है वो बंद हो जाता है। तो ये कैसा वर्क है? ये एक सीजनल वर्क है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे काम होते हैं जो लोगों को सिर्फ सीजन टू सीजन ही वर्क देते हैं और उसके बाद में उनके पास कोई काम नहीं रहता। जनरली एग्रीकल्चरल सेक्टर फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और एग्रीकल्चर भी एक ऐसा ही सेक्टर है जिसमें लोगों को सीजन टू सीजन जॉब मिलती है। इन एग्रीकल्चर सेक्टर सब सीजनल फूड ग्रेन्स आर प्रोड्यूस सो द फार्मर्स आर एम्प्लॉयड ओनली इन दैट पर्टिकुलर सीजन। अब जैसे कोई भी क्रॉप है, आप उसको शो, जब उसका टाइम होगा, शोन टाइम होगा तब आपके पास काम होगा, जब हार्वेस्ट टाइम होगा आपके पास तब काम होगा, और बाकी का टाइम आप क्या है? फ्री। जब उसको हार्वेस्ट कर लोगे, सेकेंड क्रॉप उस पर जब तक ग्रो नहीं होगी तब तक के पास आपके पास कोई भी काम नहीं है। तो ये भी एक कैसा टाइम है? ये भी एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ओके, employment can be given to people by identifying, promoting and locating industries and service in semi rural area। हम जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम लोगों को उनके आइडेंटिफाई को क्या कर सकते हैं, प्रमोट, लोकेट, इन सारी चीजों के थ्रू उनको इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर जो सेमी रूरल एरिया है उसमें इंडस्ट्रीज लगाकर कुछ ट्रांसपोर्ट के थ्रू कुछ चीजें प्रोवाइड करके हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, उनको जो जॉब्स है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। बट इसका मेन जो चीज है वो गवर्नमेंट के अंडर में जाती है। एवरी स्टेट और रीजन हैज द पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। हर स्टेट में और हर रीजन में ये पोटेंशियल होता है कि वहाँ लोगों की इनकम को बढ़ाया जाए और वहाँ जो एम्प्लॉयमेंट है लोगों के लिए उस एम्प्लॉयमेंट के एरिया को भी बढ़ाया जाए। इट कैन बी डन द टूरिज्म ऑफ रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज और न्यू सर्विस लाइक IT। देखिए अब के टाइम में क्या सेक्टर बढ़ गया? टूरिज्म एक पॉइंट बढ़ा है जिसमें लोगों को जॉब मिल रही है। क्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी बढ़ी है। पहले के टाइम में क्राफ्ट और टूरिज्म नहीं होता था। और एक नई सर्विस सेक्टर आया है IT सेक्टर। तो IT सेक्टर क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बढ़ा है जिसमें लोगों को सर्विस प्रोवाइड हो रही है। आज के टाइम में तो IT के बिना चीजों को सोचना भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। आज स्टडी कंडक्टेड बाय द प्लानिंग कमीशन, और ये सारी की सारी चीजें कौन करता है? प्लानिंग कमीशन करता है। किसके थ्रू? नोन एज नीति आयोग। नीति आयोग भी प्लानिंग कमीशन को बोला जाता है। इसके अंडर में एस्टिमेट्स दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। अकेले एजुकेशन सेक्टर्स में ही एजुकेशन सेक्टर में ही आपके 20 लाख के करीब जो जॉब्स है वो निकलती है। किसमें? सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में अकेले। The central government in India made a new implementing the right to work in about 625 district of India, which is called महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स में द सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला है कि लोगों को जिनके पास काम नहीं होगा उनके लिए स्कीम निकाली, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम मनरेगा भी बोलते हैं। 2005 में ये पॉलिसी, ये एक्ट को पास किया गया था। इसके अंदर क्या था? अंडर मनरेगा के अंडर में
all those who are able to and are in need of work in rural area, जो लोग गांव में जिनको जॉब की जरूरत है और जो स्किल है, नॉन स्किल्ड भी हैं, सभी को जिनके पास जॉब नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको 100 डे का काम दिया जाएगा। उनको ईयर में, साल में 100 दिन उनको काम प्रोवाइड किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के थ्रू लोगों को 100 डेज का काम दिया जाएगा जिनके पास काम नहीं है। If the government falls of this duty to provide employment, it will give an unemployment allowance to the people. If the government falls in this duty to provide employment, it will give an unemployment allowance to the people. और ये सारी की सारी ड्यूटी गवर्नमेंट की रहेगी। अगर ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, उसको फिर ऐसा नहीं कर पाती है तो उसको लोगों को कुछ इनकम प्रोवाइड करनी पड़ेगी फ्री में, मतलब कुछ पैसा वो उनको प्रोवाइड कराएगी जिसके पास में जॉब्स नहीं है, वो जिनको जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा कि हमारे पास में जॉब हम और कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टर्सरी सेक्टर को इंक्रीज कर दो, इंडस्ट्री सेक्टर को इंक्रीज कर दो, रूरल सेमी रूरल एरिया वहाँ पर इंडस्ट्रीज ओपन कर दो, लोगों को ट्रांसपोर्ट ज़्यादा प्रोवाइड करा जाए, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कर दो। जब हम एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करेंगे तो लोगों को जॉब मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी करनी चाहिए, उसके थ्रू लोगों को जॉब मिलेगी। एजुकेशन के सेक्टर्स बढ़ा दो, स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करो, हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करो। इसके थ्रू क्या होगा, जो लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उन सबको जॉब मिल जाएगी। जो एज अ लेबर वर्क भी कर रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं काम प्रोवाइड रखो जिससे उन लोगों को भी काम मिले। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। टैक्स कम कर देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट चीज़ों पर टैक्स कम करेगी तो जो गरीब लोग हैं, लाइक जैसे आपकी स्टोरी में लक्ष्मी थी, अब लक्ष्मी के साथ क्या हुआ था, उसे किसी पर्सन से लोन लेना पड़ रहा था और वो उस लोन को भर नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पास सोर्स नहीं थे, वो और कहाँ से लोन लेती। अगर गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे, लोन कम कर दे, गरीब जो लोग हैं गांव में उनको किसी लैंड ओनर से लोन लेना पड़ता है। अब वो लैंड ओनर से लोन लेते हैं तो बहुत ही हाई प्राइस में उनको, हाई इंटरेस्ट रेट में उनको लोन देता है। बट अगर गवर्नमेंट के पास ये पॉलिसी होगी तो वो जो लोग हैं वो क्या करेंगे, पीपल्स डायरेक्ट गवर्नमेंट से लोन लेंगे और जो गवर्नमेंट्स का लोन होगा वो लो इंटरेस्ट रेट पे होगा, जिसकी वजह से उनकी लाइफ इजीली सर्वाइव कर पाएगी। वो अपनी क्रॉप के लिए, अपनी एग्रीकल्चर के लिए या अदर जो भी चीज़ें या स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए भी वो वहाँ से लोन उठा पाएंगे। अब वो लोन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उसको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट होता है और उसको पे करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। अगर गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराए, लोगों को लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करना, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, तो इन सब से क्या होगा, ये जो लोग हैं एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। एग्रीकल्चर में भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, इंडस्ट्रीज में भी और आपके सर्विस सेक्टर में भी इंक्रीज होगी। जैसे यहाँ पे एक नया सर्विस सेक्टर हमारे सामने आया है, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर इंक्रीज हो गया है, एक नया सेक्टर है। तो इसी टाइप से बहुत सारी चीज़ें, कैफे ओपन करवा दो, छोटे छोटे ऐसे स्किल्ड प्रोग्राम करने चाहिए जिससे लोग उनको सीख सके। स्कूल्स में कुछ ऐसे प्रोग्राम या ऐसी पॉलिसी लेकर आनी चाहिए गवर्नमेंट को जिसके थ्रू लोग स्कूल टाइम से ही कुछ छोटी मोटी चीज़ें बनाना सीख सकें, जिसकी वजह से अगर वो कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, अपना छोटा मोटा एक स्मॉल स्केल बिजनेस तो वो कर ही सकते हैं। और इन सब के लिए गवर्नमेंट को ही हेल्प करनी चाहिए कि हर चीज़ से, कोई भी सामान हो या लोन लेना हो तो कौन करेगा, वो गवर्नमेंट करेगी। तो आई होप ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके आगे का जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।